Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. अक्सर कहा जाता है कि हमारे जीने का तरीका ही हमारे बच्चों को विरासत में मिलने वाली दुनिया का आकार तय करेगा और इसलिए हमारे आसपास की स्थिति को वैसे ही बनाए रखना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए आवश्यक भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खासकर उन परिस्थितियों में जब हम ऐसे समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां सबके साथ मिलकर प्रेरणा लेकर रहना होगा और जहां पर लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस समय की अगर बात करें तो सोच को ध्यान में रखते हुए सिम्फनी और न्यूज 18 नेटवर्क साथ मिलकर थिंकर्स ऑफ टुमारो लॉन्च करने के लिए आगे आए हैं। ये एक नई राष्ट्रीय पहल है जो भारत के सबसे ज्यादा निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों को महत्व देने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दुनिया के सामने लाकर उन्हें सामान्य करती है। इन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों से पहले एक कैंपेन देश के 13 राज्यों में घूमकर देश में एमएसएमई की असली दुनिया को जानने और समझने की कोशिश करेगा। हम समस्याओं के साथ ही उनके जवाबों पर भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे जो हमें एक निरंतरता का मार्ग तैयार करने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले मैं आपके साथ परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यजीत सिंह, प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप कुमार, डायरेक्टर भारत सरकार एमएसएमई पटना, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और दीपंकर दत्ता, बिजनेस हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट सिम्फनी लिमिटेड, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं दीपंकर सर आपसे ही जानना चाहूंगी कि एमएसएमई की जब बात होती है तो एमएसएमई अपने संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में यथास्थिति बनाए रखने को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? देखिए, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत का जो जीडीपी है उसका 30% इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एमएसएमई सेक्टर। ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दौरान नेशन बिल्डिंग के लिए ये सब एमएसएमई उद्योगों को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान के द्वारा अंतर्भुक्त करें। ये तो ऐसे बात बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसे नहीं होता है। टू मेक द एमएसएमई सेक्टर मॉडल एज अ वायबल बिजनेस मॉडल विदाउट उनका जो प्रॉफिट है, लूजिंग फोकस ऑन द प्रॉफिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केटिंग इनोवेशंस कंटिन्यूअसली जारी रखना है। We should not consider MSMEs only as a revenue generation unit, but we should enable them to adapt to this sustainability program. Now, इसमें क्या-क्या अंतर्भुक्त? इसमें आता है आपका वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, utilization of energy efficient tools and products, and of course utilization of energy efficient processes. तभी ये एमएसएमई को इस बिजनेस मॉडल में टैंजिबल बेनिफिट्स मिलने को मिलेगा। दे विल लव इट। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं इन तमाम सेक्टर्स की तो उसकी ओरिजिनलिटी, उसके मूल में यथास्थिति का समावेश करने के लिए कौन सी एमएसएमई जो है वो सही है? क्योंकि चयन कैसे करें, किसे समझें कि ये उचित है, ये सही है, प्रॉफिटेबल है या हमारे लिए कारगर है, या क्या यथास्थिति का आकलन सही हुआ है? भारत सरकार ने जो प्रोग्राम निकाला है वो बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है आज के दिनों में। मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि जैसे कि भारत सरकार की जो हमारी पीपीपी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है उसमें है कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं और जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उसको अपने खरीदारी का साल का खरीदारी का मिनिमम 25%, फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि मिनिमम 25% उसको एमएसएमई से परचेज करना अनिवार्य है। अगर इसमें कोई शिथिलता या कोई इसमें डिविएशन पाया जाता है तो उसमें हमारा एक चैंपियन पोर्टल है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है 2020 में।
उसमें कोई भी एमएसएमई अपने इस तरह की जो शिथिलता देखते हैं वो सीधे उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, और वो कंप्लेन जिस राज्य का होता है उस राज्य के एमएसएमई डीएफओ में वो चला जाता है। और फिर हम लोग जिस भी विभाग से, चाहे वो भारत सरकार के कोई भी मंत्रालय विभाग हों, हम लोग सीधे उससे पूछते हैं कि भाई इस तरह का डेविएशन क्यों आ रहा है। जब हम बात करते हैं कुशल तकनीक की, तो कार्यस्थल पर जहां पर एमएसएमई के साथ जुड़े हुए लेबर की बात होती है, कर्मचारियों की बात होती है, तो क्या कार्यस्थल में कुशल तकनीकों को लागू करने से कर्मचारियों के मूड और कल्याण, क्योंकि उनके प्रॉफिट की बात होती है, उनके जेस्चर की बात होती है, तो उसमें कितना सपोर्ट मिलता है? क्या उससे बढ़ावा मिल सका है अभी तक? जैसा कि आपके सिम्फोनी के वीपी ने भी कहा कि ये जो प्रैक्टिसेज हैं ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत है एमएसएमई को, और ये एमएसएमई जब अडॉप्ट करेगा तो वो फ्लोर पर ही अडॉप्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ऑटोमेटिक एलईडी लाइट को इंस्टॉल करना है फैक्ट्री में, ताकि आप जो है एनर्जी कंजर्व कर पाएँ। जब जिस एरिया में लाइट की ज़रूरत हो तो उस समय लाइट आए, जब नहीं हो तो वो ऑफ हो जाए। या आप एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या आप कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। समस्या ये होती है कि ये सारे जो टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस हैं, जो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जो फॉर्मेट आए हैं जिसको अडॉप्ट करने के लिए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉड्यूल्स हैं। इस एक्सपेंसिव मॉड्यूल्स को एमएसएमई, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 95%, अगर 2 करोड़ से अधिक एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो 95% के आसपास माइक्रो है। माइक्रो वो है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास है, उनसे नीचे है, और उनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 1 करोड़ है। तो दिक्कत क्या होती है कि जब आप न्यू सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट एक बैरियर होती है। उस कॉस्ट को कैसे एमएसएमई मीट करे और रिड्यूस करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, चूँकि बार बार हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि एडॉप्टेशन कितनी ईज हो सकती है, उसे हम कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत सरकार इसके लिए कई तरह के सपोर्ट जिसकी बात हम करते हैं उसकी तरफ अब फोकस कर रही है, और लोग इसे समझ भी रहे हैं, और इसकी तरफ लोगों का जो रुझान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो भारत में नई प्रतिभाओं के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसे कितना उनके लिए वरदान के तौर पर देखा या माना जाए। दीपंकर दत्ता जी से मेरा ये सवाल होगा, मानव संसाधन को बदलने वाले फायदे वो कौन से हैं? हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो इनके अंतर्गत है, वो भी काफी, मतलब ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख एसएमईज है अक्रॉस इंडिया में। तो जो कि हमारे ऑलमोस्ट वेल्थ क्रिएशन बोलिए, आपका जॉब क्रिएशन बोलिए, आपका एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बोलिए, सोशल इम्पैक्ट बोलिए, सब इनके ऊपर ही निर्भर करता है भारत की। और अगर ये पूरा सप्लाई चेन में जितना स्टेक होल्डर्स है वो मिलके इस पूरा जो एमएसएमई या एसएमईज को आगे बढ़ाते हैं, तो ही हम आगे चल के देख पाएंगे कि हमारा डेवलपमेंट एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया है जहां पे हम 5वें स्थान से 3rd प्लेस पे जा सकते हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी अपने उन तमाम दर्शकों के लिए, और वो जो अभी युवा कह लीजिए जो एमएसएमई से जुड़ रहे हैं, जो इसे अपना कैरियर भी मानते हैं और उसके साथ जुड़कर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखना या समझना चाहते हैं, उनके लिए तो छोटी और मध्यम अवधि की अगर बात करें तो वे कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें हम इस रूप में देखें कि एमएसएमई अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए, उन्हें नौकरी से जोड़े रखने और उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ एमएसएमई में जागरूकता की बहुत प्रचुर कमी है, और एमएसएमई लोग होते हुए भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो एमएसएमई हैं, और सरकार किस किस तरह की सुविधाएं उनको देती है ये उनको पता नहीं चल पाता है, जिसपे जो सुविधाएं हैं और जो उनका अधिकार है उनसे वो वंचित हो जाते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस होता है कि हम उसको प्रशिक्षण दें, कि उस प्रशिक्षण में हम देते हैं, उस प्रशिक्षण में हम उनको ये बताते हैं कि देखिए,
हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ बातें रखनी है, आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या बातें रखनी है, आपको मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या बातें रखनी है। और ये सब बातों का जब हम एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं और जब हमारे जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है, भावी उद्यमी, जब ये सब बातों को सीख लेते हैं, तो मैंने पर्सनली महसूस किया है कि जब बैंक में वो लोन के लिए अपने आवेदन को अग्रसारित करते हैं तो बैंक की भी प्रतिक्रिया इस पर बहुत अच्छी होती है। जब बात इफिशियंसी की आती है तो कर्मचारियों के अंदर यूनिटी, मिलकर काम करने वाली भावना या फिर प्रतिस्पर्धा कई मायनों में बहुत अच्छी होती है। कहा जाता है कि आप compete करेंगे किसी के साथ, आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं, लक्ष्य रखते हैं और उसके बाद उसे अचीव करना चाहते हैं तो आप दुगुनी रफ्तार से काम करते हैं और आपकी इफिशियंसी बढ़ती है प्रतिस्पर्धा से। तो वैसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की भावना कैसे बढ़े, उसके लिए कौन से असरदार तरीके हो सकते हैं एमएसएमई के पास? प्रतिस्पर्धा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेसिफिक मॉडल की जरूरत होती है जी। आज आप देख रहे हैं मैडम कि पूरे देश में, दुनिया में एक स्टार्टअप कल्चर है। तो स्टार्टअप कल्चर क्या करता है? स्टार्टअप कल्चर ये करता है कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको सॉल्यूशन निकालता है अपने प्रोजेक्ट के जरिए। वो एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं होता है जी। जैसे एमएसएमई को अगर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में जाना है इंडिया में, अगर सारे जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको स्मॉल में और मीडियम में जाना है तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेसिफिक मॉडल पे काम करने की ज़रूरत है। एक जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे आप एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ नहीं पा सकते हैं या आप मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक जी। जैसा प्रदीप जी ने बोला कि मार्केट इंटरवेंशन या बाकी चीज़ों के लिए सरकार बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम कर रही है, लेकिन हमारा ये सजेशन होगा इस प्रोग्राम के जरिए कि भारत सरकार को एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेसिफिक मॉडल पे भी काम करना चाहिए ताकि भारत में बहुत सारे एमएसएमई वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्केल कर पाएँ और आगे जा पाएँ। बिल्कुल दीपंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम इस लेवल पर ग्रोथ की बात करते हैं, उसके चैलेंजेस हम देख पा रहे हैं और कैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए बहुत तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। कर्मचारियों की जब बात आती है तो सबसे पहले उनकी सेफ्टी की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात होती है, वर्क एनवायरनमेंट की बात होती है। तो सुरक्षा और कल्याण कितनी बड़ी प्राथमिकता है और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली उन लोगों की जो कि कारखानों में काम करते हैं, मजदूर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती अपने राइट्स के बारे में या सुरक्षा मानकों के बारे में, तो वो आपके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता हो जाती है और बेहतरी के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कस्टमर, ये हमारा जो श्रमिक श्रेणी का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स सब कुछ के लिए है। एक अच्छे वर्क प्लेस के लिए वो राइट है, वर्क प्लेस में अपना वॉशरूम्स है, इसके भी राइट्स है। एम्प्लॉय कंफर्ट is equally important in terms of everything, and also of course the safety everything, जो सबसे गंभीर बात है, safety of the workers, that's equally important, particularly our women this thing workers, for them तो MSME has to strategize itself कि जो हमारे वर्कर्स है उनमें से अगर महिला वर्कर को कैसे हम अच्छे एक वर्क प्लेस दे सकते हैं, सुरक्षित वर्क प्लेस दे सकते हैं, एक स्वस्थकर ये दे सकते हैं, वो तो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की जब चर्चा होती है तो उनके लिए अलग टर्म्स कंडीशंस हो जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें एक वर्क कल्चर देना जहाँ पर काम कर रही हैं वो, और वो कौन सी कमेटी है, क्योंकि लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी कमेटी है जो उनके लिए काम करती है, उनकी बेहतरी के लिए काम करती है। लोगों को इस बात की जानकारी कैसे हो, तो वे कौन सी कमेटी है जिससे एमएसएमई से कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है और भविष्य के कर्मचारियों को भी आकर्षित वो कमेटियां कर सकती हैं, लोगों को कैसे ये जानकारी हो? मंत्रालय ऑफ एमएसएमई बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ किस तरह से
पेश आना है, किस तरह के आपको डेकोरम मेंटेन करने हैं, और उसमें हर संस्थान में, हर कार्यालय में एक कमिटी बनाने का आदेश दिया गया है। और मैं बताऊं बड़ा दावे के साथ कि हमारा भी कार्यालय में महिला का एक अलग से कमिटी बना हुआ है, और उस कमिटी में महिलाओं के अलावे कुछ और भी जेंडर्स को रखा गया है, जो कि इस बात का आकलन करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए, महिलाओं को सुसंगम वातावरण देने के लिए किस तरह के इनपुट्स की ज़रूरत है। तो उसका सतत आकलन होता रहता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ की बात मैंने जो बताई कि जिसमें 25% रिजर्वेशन है एमएसएमई का, उसमें मैं कहते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उस 25% में 4% महिलाओं के लिए रिजर्व है। Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. सत्यजीत जी, चूँकि हम बहुत सारे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, तो फिर उसका निराकरण या उसका सलूशन निकाल पाना मुश्किल होता है। हाल के दिनों में अगर अपने अनुभव से मैं आपसे पूछना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन चैलेंजेस या जनरली सभी के सामने आने वाले चैलेंजेस कौन से आपको दिख रहे हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए जैसा प्रदीप जी ने भी 3 पॉइंट को बताया है कि जो कैपिटल की ज़रूरत है या टेक्नोलॉजी की या मार्केट की, ये तीनों ज़रूरतें हैं, लेकिन इन तीनों से मुझे लगता है कि एक और चैलेंजेज हैं जो कि अभी एमएसएमई, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में एमएसएमई जाना चाह रहे हैं, वे चौथी चैलेंज ये है जो कि एक मॉडल का चैलेंज है, क्योंकि उसके कारण से एमएसएमई सेक्टर बहुत सारे लोग सिक हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है ठीक से कि हमारा मॉडल क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे करेंगे। वो एक यूनिट लगाते हैं, वो बैंक से कुछ सपोर्ट मिलता है, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो एमएसएमई सेक्टर अगर नेक्स्ट फेज में इंडिया में ग्रोथ करना है, जो हम लोग डे टू डे इवेंट में खुद में भी देखते हैं, बाकी जो एमएसएमई में है उन्हें भी देखा जाता है कि उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि बिज़नेस मॉडल कैसे बनाइए, रिवेन्यू मॉडल कैसे बनाइए, और आप डिफ्रेंशिएट कैसे होइएगा मार्केट में ताकि आप कम्पिटिटिव रह सकें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने सत्यजीत जी। दीपांकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम तमाम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और उन सेक्टर्स में लोगों की भागीदारी की जब बात होती है, तो एक ऐसा सेक्टर भी है, एक ऐसा वर्ग भी है, कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की जब बात हम करते हैं, तो वो कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को शामिल करने वाला कार्य वातावरण कैसे तैयार हो, और उन्हें कैसे अपने साथ जोड़ कर रखा जा सके, उन्हें कैसे बनाए रखा जा सके, और उसको बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी। और उन्हें किस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित कैसे वो होंगे, कार्य में शामिल कैसे होगा, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, और उन्हें प्रोन्नत किया जा सकता है जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दें, वो ज़्यादा एकाग्र होकर काम करें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एमएसएमई उद्योग है, ये उनका एक ये है कि सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम में अगर वो अंतर्भुक्त होते हैं, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि ऑफसेट नहीं होता है उनके दूसरे ये से। तो प्रॉफिटेबिलिटी, उनको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का बहुत चांस है, और वो सोचते हैं ये जो जिम्मेदारी है टू बिकम सस्टेनेबल, इट ओनली लाइज विद द लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड लार्ज कंपनीज। एक्चुअली इट इज नॉट सो। अगर हम देखें कि ये जो हमारे एमएसएमई उद्योग अगर अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में ये केआरए बना ले, तो डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड बाय लोअर कॉस्ट, रिड्यूस्ड रिस्क एंड ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट्स एंड बेटर मार्केट्स। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो मुश्किल हो जाते हैं, जिन्हें हैंडल करना, जहां पर उनकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ दूसरे चैलेंजेस भी आते हैं, उन अगर मैं मुश्किलों की चर्चा करूं तो ऐसी 3 मुश्किल का जिक्र आप करना चाहेंगे? एमएसएमईज को अपने प्रोडक्ट
के टेस्टिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और प्रोडक्ट का टेस्टिंग कराने के लिए उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर दूसरे जगह जाना पड़ता है। और वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग उनके लिए अनिवार्य सी हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की टेस्टिंग वो नहीं करवा पाएंगे तो क्या होगा कि BIS का स्टैंडर्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है और इस संदर्भ में 3 टेस्टिंग सेंटर्स हम एक्सक्लूसिवली MSME के लिए खोल रहे हैं और इस पर काम अब बहुत आगे चल रहा है। सत्यजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि अगर हम युवाओं की बात करते हैं, चूँकि अब युवा जो हैं कैरियर अप्रोच के तौर पर बिजनेस को भी देख रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी शुरुआती डिस्कशन में किया था, लोग इसे फर्स्ट प्रायोरिटी माने, लोगों के इस थॉट प्रोसेस में ये बदलाव कैसे आए, ये अप्रोच कैसे बदलना चाहिए कि हम सिर्फ 5 to 9 और 9 to 5 के इस सर्कल से बाहर निकलकर बिजनेस को अपना कैरियर बनाएं, उसे कैसे अपनाएं। इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है वो गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए। मेरा पहला सजेशन वो होगा कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर इशू पर काम करना चाहिए, ताकि जो इनपुट कॉस्ट है न्यू इंडस्ट्री को लगाने का वो रिड्यूस हो। दूसरा है कि मार्केट को कम्पिटिटिव, मार्केट आज के दिन में कम्पिटिटिव हो गया, तो सरकार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी एक मैचिंग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लानी चाहिए और उसको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल दीपंकर जी आपसे होगा, इस पहल के पीछे का नजरिया आपके हिसाब से क्या है? हमारा जो ब्रांड इनिशिएटिव है, इट्स कंफर्ट कूलिंग फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड। वी वांट टू सेलिब्रेट दिस जर्नी, हम लोग करना चाहते हैं विद दिस थिंकर्स ऑफ टुमारो, बिकॉज एज अ इनिशिएटिव हम लोगों को ये करना है कि on their hands, on these SMEs hands, the progressive minded SMEs hands, the future of India lies. So जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम next 3-4 years में we should be under the top 3 economies, only then it will be viable and so on and so forth. So यही है हमारा सोच for कल का सोच, थिंकर्स ऑफ टुमारो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपना बहुमूल्य समय निकालकर आने के लिए, और हमारे आने वाले भावी उद्यमियों के लिए जो इसे अपना करियर भी देख रहे हैं और देश के विकास में और अपने राज्य के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network.